बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखेंगे, तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रबी फसलों की बुआई से पहले बीज को करें उपचारित, सुकर पालन के लिए BAU में कराएं नामांकन। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए पंत अनुपमा। अब समाचार विस्तार से। रबी फसलों की बुआई से पहले बीज को फफूंदनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना जरूरी है। इससे बीज में छुपे हुए रोगाणु और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। साथ ही पौधों में रोग और कीट से बचाव करते हुए उत्पादन में लगभग 20% की बढ़ोतरी होती है। किसान भाई, यदि आप सुकर पालन करना चाहते हैं तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सुकर प्रक्षेत्र में आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में अपना नामांकन कराएं। किसान भाई, यदि आप मछली पालन का कार्य कर रहे हैं तो जाड़े के समय में मछलियों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, इसके लिए तालाब में चूने या पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करें। इससे मछलियों को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन मिलेगा और मछलियां बीमार नहीं पड़ेंगी। जाड़े के दिनों में तालाब में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। जो उनका जो अनुकूल रिक्वायरमेंट या लिमिटेशन है ऑक्सीजन की, वो काफ़ी कम हो जाती है। इसीलिए हम लोग को तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने के लिए ऊपर से या तो पानी डालें जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, या चूने का प्रयोग करें या पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करें जिससे थोड़ा सा चूना का ये पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और उससे मछलियों को ऑक्सीजन डिप्लीशन की शिकायत नहीं होगी और कोई बीमारी की शिकायत कम होती है। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल, स्ट्रिंगलेस लगाएं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। अम्लीय मिट्टी में 1 महीना पहले चूने का भुरकाव करें। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती रबी के समय में समतल क्यारी बनाकर करें। साथ ही प्रति सप्ताह सिंचाई करते रहें। किसान भाई, फसलों की कटाई के लिए वैभव हंसिया नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 20 से 25 डेसिबल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में रोग नियंत्रण के बारे में। टमाटर फसल में अगेती या पिछेती ब्लाइट रोग लग जाए तो नियंत्रण के लिए 0.02% क्लोरोथैलोनिल दवा या मैंकोजेब या कैप्टन दवा 1.25 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। जरूरी हो तो 10 दिन बाद दोबारा छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। राज्य का अधिकतम तापमान। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। दर्शकों, कृषि समाचार में आपने कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखी मंडी का भाव और साथ में मौसम का मिजाज भी जाना। अब रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। विराम में भी आपके लिए संदेश छिपा है। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है।
मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जाड़े के मौसम में
व्यावसायिक फूल की खेती किस प्रकार से की जाए, उसकी देखभाल कैसे की जाए, इसके लिए किन किन बातों का किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, तो आइए जानते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। अपने झारखंड प्रदेश में फूलों की खेती व्यावसायिक रूप ले चुकी है। यहाँ बड़ी सफलतापूर्वक फूलों की खेती की जा रही है। यहाँ फूलों की खेती या तो खुले वातावरण में की जाती है या फिर संरक्षित संरचनाओं के अंतर्गत। यदि हम खुले में फूलों की खेती की बात करें तो यहाँ गेंदा और ग्लेडुलस की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। गेंदे की खेती में यदि पौधे की रोपाई की जा चुकी है और पौधे 1 महीने के हो गए हैं तो इसमें पिंचिंग प्रक्रिया अपनाना बहुत ज़रूरी है। इस प्रक्रिया से फूलों की शाखाओं में बढ़ोतरी होती है, जिससे फूलों की पैदावार भी बढ़ती है। सर, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये जाड़े के मौसम में हम व्यावसायिक फूलों की खेती कैसे कर सकते हैं और उनको कैसे देखभाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो झारखंड राज्य है, विशेष रूप से अगर रांची ज़िले की बात की जाए तो व्यावसायिक फूलों की खेती बहुत ही ज़्यादा किसान भाइयों द्वारा सफलतापूर्वक की जा रही है। अगर हम फूलों की खेती की बात करते हैं तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है खुले वातावरण में और दूसरा है संरक्षित संरचना के अंतर्गत। अगर हम खुले वातावरण की बात करते हैं तो उसमें गेंदा की और ग्लेडियोलस की खेती यहाँ किसान भाई सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सर्वप्रथम अगर हम गेंदा की खेती की बात करते हैं तो गेंदा जो पुष्प होता है वो न सिर्फ फूलों की खेती अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से करना चाहते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जो भी हमारे किसान भाई सब्जी की खेती में लगे हुए हैं उनमें भी सब्जियों की खेती के अंतर्गत भी घेरा फसल के रूप में या अंतर्वर्ती फसल के रूप में इसका कीट प्रबंधन में भी प्रयोग किया जा सकता है। और जिस किसी भी भूमि में अगर गेंदा की खेती की जा रही है तो नेमेटोड का भी समुचित नियंत्रण वहाँ पे सफलतापूर्वक किया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर गेंदा की सफलतापूर्वक खेती की हम बात करते हैं तो हमारे जो भी किसान भाई गेंदा की जो पौध है उसकी रोपाई कर चुके हैं वो ये बात का ज़रूर ध्यान दें कि इसमें 1 महीने का जब हमारा पौधा हो जाता है तो उसमें हमें एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अपनाना होता है, जो होती है पिंचिंग। पिंचिंग में क्या होता है, जो शीर्षस्थ जो भाग होता है जहाँ से पौधे की ऊपर की तरफ बढ़वार हो रही होती है तो उसको हम अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे से उसको तोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि जो दूसरी तरफ जो चारों तरफ से शाखाएं हैं पौधे में उसकी ऊपरी बढ़वार रुक जाती है और चारों तरफ से नई शाखाओं का सृजन होता है। किसान भाइयों, संरक्षित संरचना के अंतर्गत अपने प्रदेश में डच गुलाब और जरबेरा की खेती की जा सकती है। डच गुलाब के लिए जहां पॉली हाउस बेहतर होता है वहीं जरबेरा के लिए शेडनेट बेहतर है। किसान भाइयों, डच गुलाब की खेती के लिए मिट्टी की जांच पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। फिर ड्रिपर से डिस्चार्ज 1 लीटर प्रति घंटा से ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। इसका बेहतर उत्पादन लेने के लिए मिट्टी की जांच तथा पानी का प्रबंध करना भी आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं संरक्षित संरचना के अंतर्गत फूलों की खेती की तो अगर हम झारखंड राज्य की बात करते हैं तो सबसे अधिक डच गुलाब की खेती की जाती है और उसके बाद जरबेरा की भी सफलतापूर्वक खेती इसमें की जा सकती है। डच गुलाब की बहुत सारे किसान भाई हमारे जो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है उसके अंतर्गत खेती कर रहे हैं और सामान्य तौर पे देखा जाता है कि जो जरबेरा की खेती है वो शेड नेट के अंदर किसान भाई सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ग्लेडियोलस की भांति ही मेरी अनुशंसा रहेगी कि हमारे किसान भाइयों को इन दोनों ही संरक्षित संरचनाओं के लिए अपने जिला उद्यान कार्यालय से या राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यालय से संपर्क करना चाहिए, ताकि इससे संबंधित जो योजनाएं हैं अगर किसान भाई उसका लाभ उठाते हैं तो कम से कम लागत में इन दोनों ही संरक्षित संरचनाओं के अंतर्गत फूलों की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम डच गुलाब की बात करते हैं किसान भाइयों तो इसमें चूँकि हम पॉली हाउस के अंतर्गत कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान दें कि शुरुआत के समय सॉइल ट्रीटमेंट पे ज़रूर ध्यान दें। सॉइल सोलराइजेशन के साथ में और सॉइल स्टरलाइजेशन के साथ साथ आपको शुरुआत करनी है। सॉइल सोलराइजेशन के लिए आप 30 माइक्रोन मोटी पॉलीथीन को ले सकते हैं जिसमें सिंचाई करने के बाद आप उसको अच्छे से ढक देते हैं और इस प्रकार से ढकते हैं कि चारों तरफ से हवा का प्रवेश अंदर ना हो पाए। इसी तरह से जरबेरा की खेती में भी गुलाब की खेती की तरह ही प्रबंधन करना होता है, तब जाकर इससे बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों, अंतिम में हम जरबेरा की खेती की जब बात करते हैं तो ये जरबेरा की खेती में भी क्या होता है, ये थोड़ा सा 1 साल से ज़्यादा की खेती होती है तो इसमें भी वही सारी प्रक्रियाएं जो हमने गुलाब की खेती में बात कही, ड्रिप के बारे में आपको ध्यान देना है या मिट्टी के बारे में आपको ध्यान देना है। इन चीज़ों को उसको सॉइल के स्टरलाइजेशन पे सोलराइजेशन पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक जब जरबेरा की खेती हम करते हैं
तो जब उसके फूलों की हम तोड़ाई की बात करते हैं तो फूलों की तोड़ाई तब हमको करनी है जब अंतिम के दोनों घेरे फूल के जो पंखुड़ियों के होते हैं वो खुल जाते हैं, तो सही समय होता है मार्केट में भेजने का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम फूलों की तोड़ाई में देरी करते हैं तो हमारे जो मालाकार होते हैं वो उसे ख़रीदना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास भी ये बहुत दिन तक नहीं रह पाएगा और फिर उस दशा में क्या होगा कि हमको फूलों का दाम बहुत ही कम मिलेगा। तो सही समय पे तोड़ाई करने का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को। एक समस्या इसमें अल्टरनेरिया ब्लाइट की देखी जाती है, जिसके लिए आप प्रोपिनेप का 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, एक माइट की समस्या या थ्रिप्स की समस्या बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है अगर वो संरक्षित संरचना में फूलों की खेती कर रहे हैं। थ्रिप्स के लिए फिप्रोनिल 1.5 ml प्रति लीटर की दर से आप इसका घोल बना के छिड़काव करें। और अगर आपको माइट की समस्या देखी जाती है तो स्पाइरोमेसिफेन का 1 ml प्रति लीटर की दर से आप घोल बना के इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर फूलों की खेती के अंतर्गत इन प्रमुख बातों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे आप फूलों की खेती से न सिर्फ अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। किसान भाइयों, झारखंड का वातावरण फूलों की व्यावसायिक खेती के लिए बहुत ही अनुकूल है। यदि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन पर इसकी खेती की जाए तो इसका अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और अपनी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है गेहूं फसल में कीट व रोग प्रबंधन, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गेहूं फसल में कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं और इसका प्रबंधन कैसे हमारे किसान भाई करेंगे। देखिए, जो अन्न वाली फसल है उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर खेती होती है उसमें गेहूं की खेती है और रबी मौसम का ये प्रमुख फसल है। अगर इसमें हम लोग जो है देखते हैं कीटों की बात करते हैं
तो सबसे ज़्यादा झारखंड में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दीमक का इसमें आक्रमण होता है, जिससे ये जो है काफ़ी क्षति पहुँचती है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि चूहे का भी यहाँ, चूँकि ये रबी मौसम का फसल है तो इसलिए उस समय चूहे का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है क्षति देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इसमें एफिड्स आते हैं और कुछ जो है अन्य प्रकार के भी जो है उसमें कीटों का आक्रमण है, जैसे कटुआ कीट है वो भी आता है, लीफ फोल्डर है। तो ये इस तरह का जो कीट है इससे क्षति देखने को मिलता है। लेकिन ये जो क्षति हम कहेंगे, अगर मुख्य क्षति की बात करें तो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है दीमक और आपका चूहे, ये दोनों कीट जो है वो काफ़ी क्षति गेहूँ में पहुँचाते हैं। किसान भाइयों, यदि आप समयानुसार यानी कि 10 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच गेहूं की बुआई कर लें तो कीटों का प्रकोप बहुत हद तक थम सकता है। इसके अलावा दीमक से बचाव के लिए क्लोरपाइरीफास दवा से बीजोपचार करना बेहतर होता है। फिर यदि खेतों में दीमक के टीले नज़र आएँ तो उनमें से रानी दीमक को निकाल देने से भी दीमक पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा कच्चे गोबर रखकर भी दीमक को आकर्षित करके उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। देखिए, बहुत अच्छा जो है बात है कि हम लोग जब भी अगर गेहूं की खेती करते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें कि इसको समयानुसार अगर 10 अक्टूबर से 10 नवंबर में अगर हम लोग लगाते हैं तो ये एक अच्छा है कि उस समय आप इसका मान लीजिए लगाते हैं तो कीटों का प्रकोप इसमें कम होता है। और दीमक की बात है तो उसमें इसका जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव समय का नहीं पड़ता है। लेकिन दीमक के लिए किसान बंधु क्या कर सकते हैं कि पहला तो बीजोपचार है, तो बीज उपचार जो है वो क्लोरपाइरीफास से जो है उनको करना चाहिए। FIR सिस्टम है कि पहले आपका जो है फफूंद नाशक है, फिर उसके बाद कीटनाशक है, फिर राइजोबियम कल्चर है। तो इससे हम अगर उपचार करते हैं तो क्लोरपाइरीफास से अगर उपचार किए हैं तो इसमें थोड़ा सा जो है बीज उपचार करके किसान बंधु को लगाना चाहिए। दूसरा जो है हम लोग देखते हैं कि जो खेत में जहाँ कहीं भी अगर टीला है, अगर उनका जो है दीमक का वो पिरामिड बना हुआ है तो वहाँ पर वो क्या करना है कि उनको रानी दीमक को वहाँ से निकाल देना है, ताकि जो है एक दीमक का परिवार होता है वो करोड़ों की संख्या में होता है। तो करोड़ों की संख्या में जब होता है तो बहुत ज़्यादा दीमक आते हैं और वे एक डेड लिविंग ऑर्गन्स जो सेल्यूलोज है, अगर धान का खेती हुआ तो उसका जो है धान का वो जो है मान लीजिए स्ट्रो है उसको खा करके, और वो वहाँ पर जो डेड लिविंग है उसको खा करके वहाँ जीवित रहता है। तो वैसी परिस्थिति में आप जगह जगह अगर मान लीजिए कि मक्का का कोई जो है बलूरी रख देते हैं या आप जो है कच्चा गोबर रख देते हैं तो दीमक वहाँ पर आकर्षित हो जाता है। तो वैसी अवस्था में जो है दीमक को हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसान बंधु को अगर वैसी परिस्थिति अगर है बहुत ज़्यादा है तो देखिए सिंचाई की व्यवस्था करके रखें। अगर नमी रहेगा तो दीमक वहाँ पर कम उसका इंसिडेंस रहेगा, लेकिन अगर नमी जैसे ही ड्राई होने लगता है तो वैसी स्थिति में जो है वो पूरा दीमक उसको नुकसान करने लगता है। गेहूं की फसल में कलुआ और हरदा जैसे रोग भी लगते हैं। कलुआ रोग से बचाव के लिए कार्बोक्साइम से बीजोपचार करना बेहतर होता है। इसके अलावा यदि खड़ी फसल में कलुआ या रतुआ रोग लगता है तो टिल्ट या फिर हेक्साकोनाजोल का छिड़काव किया जा सकता है। देखिए, रोग के बारे में अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो उसमें हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं कि इसमें कंडुआ रोग जो है वो गेहूं का वो प्रमुख रोग में आता है, और एक हरदा रोग है जिसमें पत्ती में चित्ती जो है लगता है। तो बहुत हम लोग ये कॉमन है कि अगर मान लीजिए किसान बंधु अगर रोगों के लिए अगर जो है जो गेहूं है तो अगर समय अनुसार अगर गेहूं लगाते हैं तो रोग उनका कम लगता है, लेकिन लेट में अगर लगाएंगे तो थोड़ा सा बीमारी भी उनमें ज़्यादा अटैक होता है और उसके बाद जो है पौधे का साइज भी जो है थोड़ा सा जो है छोटा रह जाता है। तो वैसी परिस्थिति में कंडुआ रोग है तो उसके लिए बीज उपचार करके अगर लगाते हैं तो इसके लिए हम लोग कार्बोक्सिन है 4 ग्राम पर केजी बीज जो है उसको उपचारित करके और तब किसान बंधु को लगाना चाहिए। अगर खड़ी फसल में जो है कंडुआ रोग या रतुआ रोग इसमें अगर आता है तो वैसी परिस्थिति में हम इसमें जो है वो टिल्ट जो है या आपका टिल्ट है उसका जो है 1 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल है उसका जो है छिड़काव कर सकते हैं। तो ये 1 ml उसका भी छिड़काव करने से ये जो है कंडुआ रोग से हम अपने फसल को बचा सकते हैं। तो ये दोनों जो है आपका जो है हरदा रोग अगर आता है तो हरदा रोग के लिए भी हम लोग जो है टिल्ट काफ़ी जो है कारगर दवा है और अच्छी दवा है, उससे जो है हम लोग रोग बीमारी को बचा सकते हैं। इस तरह से कुछ बातों पर अमल करके गेहूं की फसल को कीट एवं रोगों से होने वाली क्षति से बचाया जा सकता है और गेहूं का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है।
कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। आशा करती हूँ आज के कार्यक्रम आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जोहार।